राजीव जी, पहले राहुल गांधी की जो आज ट्रेन में यात्रा हुई उस पर बहुत संक्षेप में बात। राहुल गांधी कायांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। एक राहुल गांधी वो थे जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले वाले, यद्यपि तब भी उनके खाते में जीत के कई ऐसे आंकड़े जुड़े हुए थे। 2018 की 3 विधानसभाओं की जीत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। लेकिन लगातार एक विचारधारा विशेष के सोशल मीडिया सेल ने जिस तरह उनके ऊपर एक विशेष नाम चस्पा कर दिया था, उससे वे निकल चुके हैं। अब वे एक नई काया में प्रवेश कर रहे हैं और वो काया मुझे महात्मा गांधी से प्रेरित दिखाई देती है। आज जब उनके ट्रेन में चढ़ने उतरने के दृश्य मैंने देखे तो मुझे याद आया कि जब महात्मा गांधी, तब वे महात्मा गांधी नहीं थे, मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं, अगर देश को जानना है तुम्हें, भारत को जानना है तो ट्रेन में सफर करो, लोगों से मिलो। राहुल गांधी देश को जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और अब अलग अलग छोटी छोटी यात्राओं के जरिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा को निरंतर बनाए रखे हुए हैं। तो मैं इस यात्रा को इसी रूप में लेता हूं कि वे देश को, समाज को, लोगों को समझने के लिए निकले। लेकिन अंततः राजीव जी, कोई भी राजनेता हो, चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी राजनेता कोई भी काम बिना राजनीतिक उद्देश्यों के नहीं करता। और अगर वो न भी चाहता हो तब भी उसका किया धरा चुनावी राजनीति तक पहुंचता है। उसकी अंतिम परिणति वोटों के रूप में ही उसके द्वारा वांछित होती है। अब राहुल गांधी इस वक्त जो कर रहे हैं, आपने जयपुर का जिक्र किया, मैं 3 दिन जयपुर में था, लोगों से बात की, टैक्सी ड्राइवर से लेकर आम लोगों से बात की। मुझे राहुल गांधी की इस राजनीतिक ईमानदारी पर सचमुच उनको 10 में से 10 नंबर देने का मन करता है कि जिस देश की राजनीति में अमित शाह जैसे लोग, तथाकथित चाणक्य, चाणक्य के वे पासंग भी नहीं है, 31 में से 26 चुनाव हार चुके हैं मोदी शाह पिछले सालों में विधानसभाओं के। इसके बावजूद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं जो हर चुनाव में दावा करते हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। कर्नाटक में भी सरकार बना रहे थे 150 सीटों के साथ अमित शाह। ऐसे राजनीतिक माहौल में राहुल गांधी जैसा नेता इतनी राजनीतिक ईमानदारी और साफ गोई बरतता है कि जहां उसकी अपनी पार्टी की सरकार है वो कह देता है यहां मुकाबला करीबी है, कठिन है, लेकिन मेरी पार्टी के लोग कह रहे हैं यहां भी सरकार बन सकती है। मैं इसलिए भी इसे ईमानदार वक्तव्य मानता हूं कि जब मैंने 3 दिन में जयपुर में लोगों से बात की, राहुल गांधी से भी मेरी सीधी बात हुई, जब वे हम गांधी जनों के बीच में आए, मैंने उन्हें एक सुझाव भी दिया था। बहुत थोड़े से लोगों के सवाल जवाब थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन जो मुझे लगा वो आकलन भी राहुल गांधी के इस वक्तव्य में झलकता है कि सचमुच में राजस्थान में मुकाबला कांटे का है। और अभी हमारे वरिष्ठ शकील अख्तर साहब मौजूद हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी है कि राहुल गांधी ने एक तरह से संदेश दे दिया है दोनों नेताओं को, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, कि लड़ते रहे तो भुगतो चुनाव के समय, कांटे का मुकाबला है, जीत कर दिखाओ। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई संघर्ष नहीं था। मध्य प्रदेश में निर्विवाद रूप से कमलनाथ नेता है पार्टी के, कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद देखने का स्वप्न दृष्टि नहीं है, दिग्विजय सिंह भी नहीं। इसलिए राहुल गांधी ने वो जो वक्तव्य दिया कि इन 2 जगह हम बना रहे हैं, तेलंगाना में भी बना सकते हैं और राजस्थान में कांटे का मुकाबला है, एक तो ईमानदारी वाली बात यह है। अब आपने भोपाल का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी जी की जो उनकी जो भाव भंगिमा है, जो बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं हम लोग अखबारी लोग, उसे देखकर सचमुच ऐसा लग रहा है कि वे बेहद हताश हैं। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री अगर ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल चला रहे हैं, देखिए कानून के समक्ष, कानून की परिभाषा में नक्सली होना, आतंकवादी होना तो अपराधी होना है, कानून के समक्ष अपराध है, क्योंकि जो सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, हथियार उठाए हुए हैं, अगर ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? क्या डॉक्टर राजीव रंजन रोक रहे हैं? क्या उसके लिए उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की इजाजत की जरूरत है या जो बाइडेन की इजाजत की जरूरत है? पूरी कांग्रेस पार्टी को तिहाड़ जेल के भीतर डाल दीजिए ना, अगर अर्बन नक्सल हैं वे लोग। अर्बन नक्सल अगर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का संचालन कर रहे हैं तो लानत ऐसे प्रधानमंत्री पर जो सब कुछ जानते हुए उसके पास कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूं मेरे प्रधानमंत्री के पास देश की सारी गुप्तचर एजेंसियों ने जो रिपोर्ट पेश की होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की पार्टी को अर्बन नक्सल चला रहे हैं।
तो भाई उनको तिहाड़ भेजिए ना, किसकी इजाजत की जरूरत है? ये हताशा ये बताती है कि हमारा प्रधानमंत्री राजनीतिक विमर्श को निचले से निचले स्तर पर ले जाने का संकल्प लिए हुए है, और ये चिंता की बात है। अब इस देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी राजनीति में एक राज्य के चुनाव में 125 साल पुरानी पार्टी को नक्सली पार्टी बता दें, तो अब देश को चिंता करने की जरूरत है, कांग्रेस को भी नहीं। मैं समझता हूं कांग्रेस को तो मुतमईन रहना चाहिए। अंतिम बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में, आज उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लिया। राजीव जी 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम तक नहीं लिया। पोस्टरों में धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें कम होती जा रही हैं जैसे जैसे चुनाव आ रहा है। जब भी सवाल होते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी किंतु परंतु वाला उत्तर दिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भंवर में फंसी है। ये आज नरेंद्र मोदी के खुद के भाषण और उनके तौर तरीकों से दिखाई दिया। जी राजीव। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी है वो भंवर में फंसी हुई है, और इस बात को प्रकाश जी 73 मोदी जा चुके अब तक, एक प्रधानमंत्री विशेष रोकना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी। जी प्लीज बोलिए, ऑडियो। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है जी प्लीज। जी, मैं दो एक बात और जोड़ना चाहता था कि प्रधानमंत्री ने आज शिवराज सिंह चौहान की जो सबसे चहेती योजना है, जिसके बल पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश हो रही है, लाडली बहना योजना, उसका नाम भी नहीं लिया आज प्रधानमंत्री ने। कोई जिक्र नहीं किया। पूरा मध्य प्रदेश पटा पड़ा है लाडली बहना के विज्ञापनों से। 10 तारीख आने वाली है, चिंता मत करो बहनों वगैरह वगैरह, 10 तारीख फिर आने वाली है, उसका जिक्र भी उन्होंने नहीं किया। एक बात और, अर्बन नक्सल उन्होंने कहा, शकील जी याद दिला रहे थे, तो हम लोग ये भूल गए कि हम सब जो 7 लोग यहाँ बैठे हैं, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कलम नक्सल कहा था सर। कलम फिर आपका ऑडियो चला गया, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं आप। और प्रधानमंत्री अलग अलग ढंग से लेकिन जब नक्सल कहते हैं, और इस पर चर्चा हो ही रही थी अभी थोड़ी देर पहले, आप में से ही किसी साथी ने कहा भी कि अगर आप नक्सल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार उसके खिलाफ मुहिम अगर छेड़कर बैठी हुई है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से बेहतर और कौन समझ सकता है, भुक्तभोगी है नक्सल हमले का, एक नहीं 36 अगर कांग्रेस। मैं प्रशांत जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा राजीव जी। उन्होंने कहा कि जैसे दानिश अली का मुद्दा लेकर आए, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं भी ऐसा मानता हूं कि जब उनके तर्कश के सारे तीर बेकार होते हुए उन्हें दिख रहे हैं, तो वे अंत में अपने आजमाए हुए नुस्खे पर ही आएंगे। इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूं। आज शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो जो 19 तारीख का है, संयोगवश वो देर से हमारी नजर में आया है, उसमें शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई मध्य प्रदेश में सरकार में, तो ये लोग हिंदू महिलाओं को बिंदी और चूड़ी पहनना भी मुश्किल कर देंगे। प्रशांत जी आप उस बयान को देखिएगा, ट्विटर पर आपको मिल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, 4 बार का मुख्यमंत्री, कह रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो महिलाओं को चूड़ी पहनना और बिंदी लगाना कांग्रेस मुश्किल कर देगी। आजादी के बाद जिस पार्टी ने कथित 75 साल में से 65 साल या 60 साल सत्ता भोगी हो, सत्ता में रही हो वो पार्टी, तो क्या हमारे घरों की महिलाएं, हमारी दादी नानी, हमारी माँ, हम लोगों को उन लोगों को चूड़ी पहनने, बिंदी लगाने से रोका था कांग्रेस पार्टी ने क्या? लेकिन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत यह है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता जब हिंदू मुस्लिम नजरिए से ऐसा बयान देता है, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी कितनी हताशा से गुजर रही है। नरेंद्र मोदी भी कमोबेश अपने सारे नुस्खे बेकार जाते देखकर अंत में उसी पिच पर आएंगे। हिंदू मुसलमान ही करेंगे। 2024 तक किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।
देश के 3 जिम्मेदार लोग इस बात को कह चुके हैं, एक भूतपूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, सांसद महुआ मोइत्रा, और एक और मैं नाम भूल रहा हूं, किसने कहा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या किसी सभ्य समाज में इसकी कल्पना की जा सकती है, जो 3-3 राज्यों का राज्यपाल रहा हो, वो ये कहे कि राम मंदिर में विस्फोट करा सकते हैं ये लोग? महुआ मोइत्रा कह रही है, हाँ, उद्धव ठाकरे, तीसरा नाम याद आ गया। 3 जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि उस राम मंदिर को, उसके दर्शन कराने के लिए ले जाई जा रही भीड़ को, उन काफिलों को कुछ भी किया जा सकता है उनके साथ। तो मेरा ऐसा मानना है, ये जो समय आपने कहा 8:23 नहीं, सत्ताधारी दल के चेहरे पर 12 बज रहे हैं, और उसकी चिंता के कारण वे किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं चुनावी लाभ के लिए, चुनावी पैंतरेबाजी के लिए। नरेंद्र मोदी से आप ये उम्मीद मत करिए कि वे आने वाले दिनों में अपने भाषणों में, अपने विचारों में कोई ऐसा काम करेंगे कि आपको लगे कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का प्रधानमंत्री बोल रहा है। जो व्यक्ति संसद में अपने सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद द्वारा कहे गए निकृष्टतम शब्दों पर मौन है आज तक, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, राजीव जी? तो मैं ऐसा मानता हूं, ये हताशा और बढ़ेगी, वे किसी भी सीमा तक जाकर कुछ भी कर गुजरेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या कुछ आप समझते हैं डॉक्टर